हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जो है लेक्चर नंबर 5 क्लासिकल मैकेनिक्स का स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी तक आप अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है मैकेनिक्स ऑफ सिंगल पार्टिकल हम करके आ चुके हैं, तो आपने वही सब पढ़ा है। तो हमने जो है एक सिंगल पार्टिकल के मोशन को स्टडी किया था और उसके लिए हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी। तो आपको याद होगा जो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करी थी सिंगल पार्टिकल के लिए, वो थी एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम इंटू डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर। तो हमने जो है ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव करी थी फॉर सिंगल पार्टिकल। तो इसको हमने ये भी बोला था कि ये जो है एक तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दिस इज़ नथिंग बट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। तो अब हम जो है इसी रिजल्ट्स को हम आगे जो है फर्दर यूज़ करने वाले हैं और हम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो है हम मैकेनिक्स को हम स्टडी करेंगे। तो यानी कि हम जो है देखेंगे मैकेनिक्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखना फोर्स, मोशन और मैटर के बीच में रिलेशनशिप निकालना। तो हम जो है मैकेनिक्स हम स्टडी करने वाले हैं इस बार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के। तो इसी रिजल्ट को आगे हम एक्सटेंड करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सो फॉर दिस हम कंसीडर करके चलते हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है कि हमारे पास मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो है n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। बहुत सारी पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो हमने मान के चला कोई सिस्टम है और इस सिस्टम में n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन्हीं के जो है मोशन को हमें स्टडी करना है। तो देखो, जब सिंगल पार्टिकल होता था तो हम उसके अंदर जो है हमारे पास जो फोर्स हम कंसीडर करके चल रहे थे एक्सटर्नल फोर्स, तो वो क्या होती थी, ग्रेविटेशनल हो गई या फिर जो भी उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये सारे मान लो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की फोर्सेस लगेंगी, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमें लगेंगी यहाँ पे। सो दो टाइप ऑफ फोर्सेस हम पढ़ेंगे। एक फोर्सेस तो आपको पता ही है कि जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स के ऊपर दो तरह की फोर्सेस लगेंगी। फर्स्ट फोर्स इज़ योर एक्सटर्नल फोर्स एंड द सेकेंड फोर्स इज़ नोन एज इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे हम दोनों देखेंगे। देखो, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं कि जो इस सिस्टम के बाहर जितनी भी फोर्सेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, ड्यू टू आउटसाइड या ड्यू टू सोर्सेस आउटसाइड द सिस्टम। तो इस सिस्टम के बाहर जितनी भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज इन द सेंस जैसे अगर इस सिस्टम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है या आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाई है, वो सारी की सारी फोर्सेस किसके अंदर आ जाएंगी, जो इस सिस्टम के बाहर प्रेजेंट है। तो इस सिस्टम के बाहर, ये मान लो हमारा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के बाहर सराउंडिंग में जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं दैट इज़ योर एक्सटर्नल फोर्स। अब इंटरनल फोर्सेस यहाँ पे क्या है, तो ये इंटरनल फोर्सेस कैसे लगेंगी कि ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ या फिर ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये जो फोर्सेस कैसे लगती हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल है, मान लो हम एक पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं, मान लो कोई मेरा ith पार्टिकल है, तो इस ith पार्टिकल के ऊपर जितने भी आपके पास यहाँ पे रेस्ट, जितने भी हमारे पास पार्टिकल है, वो इस ith पार्टिकल के ऊपर जो फोर्सेस लगा रहे हैं दैट इज़ योर इंटरनल फोर्सेस। तो आप ये भी कह सकते हो ड्यू टू इंट्रैक्शन विद द रेस्ट ऑफ ऑल द अदर पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द सिस्टम। आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन विथ रेस्ट और all other particles of system। तो इंटरनल फोर्सेस जो एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी पार्टिकल, तो यहाँ पे मान लो मैंने कोई ith पार्टिकल कंसीडर किया, तो इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं दूसरे पार्टिकल्स की वजह से या जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से, इस गिवन पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही हैं वो आपकी किसके अंदर आएंगी, इंटरनल फोर्सेस के अंदर आएंगी, राइट। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया। तो हमने देखा कि दो तरह की फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर इस सिस्टम के बाहर अगर कोई भी फोर्सेस लग रही हैं दैट इज़ योर एक्सटर्नल फोर्स। और इंटरनल फोर्सेस कब लगती हैं कि कोई भी गिवन पार्टिकल है हमारे पास, उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो कोई फोर्स लगा रहे हैं।
तो वो कैसी फोर्सेज हो जाएंगी आपकी इंटरनल फोर्सेज। इंटरनल फोर्सेस का एग्जांपल लेना हो तो कूलम फोर्सेस, इससे अच्छा एग्जांपल को होगा नहीं, क्योंकि कूलम जो फोर्सेस हैं, तो कूलम फोर्सेस क्या होती हैं कि अगर मान लो कि जो पार्टिकल्स हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल आपको पता है अगर कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनके बीच में कैसी फोर्सेस लगती हैं, कूलम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगती है। तो ये जो है इस तरह की जो फोर्सेस, अगर ये सारे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल हैं तो इनके बीच की जो फोर्सेस होंगी वो कौन सी फोर्सेस होंगी, आपकी कूलम फोर्सेस होंगी, और वो क्या कहलाएंगी, आपकी इंटरनल फोर्सेस कहलाएंगी। तो अभी तक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे यहाँ पे सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स। तो अगर मैं टोटल फोर्स लिखूँ तो किस तरह से लिखा जाएगा, तो अब मैंने क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रही हूँ मैं ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए। तो मैंने यहाँ पे कोई ith पार्टिकल कंसीडर करके चला इस सिस्टम के अंदर, कोई भी एक पार्टिकल मैंने कंसीडर कर लिया, दैट पार्टिकल, उसको नाम दे दिया ith पार्टिकल। तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा कि टोटल फोर्सेज लग रही हैं उस ith पार्टिकल पे, दैट इज़ इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो ऑफकोर्स जो यहाँ पे टोटल फोर्सेज हैं वो किसका सम है आपका, तो वो सम है आपका इंटरनल फोर्सेज का, I is equals to J is equals to 1 and I is not equals to J, plus external forces Fi external that is equals to dpi by में dt। अब हमने इस तरह से किस तरह से इसको लिखा है, अब देखो यहाँ पे कि ये क्या है, आपकी शो कर रही है इंटरनल फोर्सेस, यानी कि जो ith पार्टिकल है, इंटरनल फोर्सेस कैसी, यहाँ पे अगर मैं इसको कंप्लीट लिख दूँ तो इस तरह से लिख लो, इंटरनल फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड by given particle due to mutual interaction with rest or all the other particles। तो यहाँ पे क्या है कि कोई गिवन पार्टिकल है हमारे पास, तो गिवन पार्टिकल के ऊपर जो है जो भी फोर्सेस लग रही हैं, अब यहाँ पे ये मैंने कोई कह दिया ith पार्टिकल है, तो उसके ऊपर जितने भी अदर पार्टिकल्स हैं जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया FJI, यानी कि ith पार्टिकल के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, J यहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 2 3 4 से अप टू n तक जा सकता है, तो यहाँ पे ये कहाँ तक जा सकता है, n पर। तो यानी कि ith पार्टिकल के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से या सेकेंड थर्ड जितने भी n पार्टिकल्स की वजह से, तो वो तो यानी कि ये इंटरनल फोर्सेस प्लस ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही हैं, जो सिस्टम के बाहर अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है उसकी वजह से जो फोर्सेस लग रही हैं, दैट इज़ FIE, दैट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख दी किसके लिए, ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम के लिए। अब देखो आपको पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। मान लो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होगा कि एक खुद जो है एक पार्टिकल अपने ऊपर फोर्स लगाए। अब ये एक पार्टिकल है, ये अपने ऊपर खुद पे तो फोर्स नहीं लगा सकता, तो यहाँ पे लेकिन इस ith पार्टिकल के ऊपर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट है इसके आसपास वो इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो इस करके यहाँ पे हमारे पास जो है I इज़ नॉट इक्वल टू J लिखा है, यानी कि ith पार्टिकल अपने ऊपर खुद के ऊपर जो है फोर्सेस नहीं लगा सकता। तो इसके अंदर हमने क्या एक्सक्लूड किया हुआ है कि I इज़ नॉट इक्वल्स टू J। तो I जो है यानी कि खुद अपना जो पार्टिकल है वो अपने ऊपर फोर्सेस नहीं लगा सकता, इस करके जो है ये वाला जो केस है I इज़ नॉट इक्वल टू J है, हमने यानी कि ये वाला जो केस है आपका I इज़ इक्वल टू J वाला केस, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि एक पार्टिकल जो है वो अपने ऊपर जो है खुद जो है फोर्स नहीं लगा सकता, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरह से किस तरह से इसको लिखा है। लेकिन इस ith पार्टिकल के ऊपर बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं 1 2 अप टू n तक वो सभी फोर्सेस लगा सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि अब हमने यहाँ पे अज्यूम किया है, वी अज्यूम दैट कि हमने क्या अज्यूम किया है कि FJI इज़ नथिंग बट FIJ। तो हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पे, हमने ये अज्यूम किया है कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं कौन सी, कि ith पार्टिकल के ऊपर jth पार्टिकल की जो लग रही है वो इक्वल एंड अपोजिट है किसकी, अगर ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल है और डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी। यानी कि इसको एग्जांपल के तौर पे अगर देखना है तो इस तरह से इसको देखा जा सकता है। देखो ये मेरे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स थे, ये मेरा ith पार्टिकल है मान लो, अब ये जो है jth पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो ith पार्टिकल है ये क्या करेगा, jth पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में,
ठीक है। तो ith पार्टिकल ने jth पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाई। सिमिलरली jth पार्टिकल जो है वो भी क्या करेगा, ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का, यानी कि अगर मान लो 5 न्यूटन फोर्स इसने लगाई है ith पार्टिकल ने jth के ऊपर, तो jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर भी 5 न्यूटन फोर्स लगाएगा, बट जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो क्या होगी, अपोजिट होगी। अगर ith पार्टिकल jth पार्टिकल के फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो हम इस तरह से लिखेंगे Fij, और अगर jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर लगा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की अपोजिट, Fji। तो यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, हम एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो Fji इज़ नेगेटिव ऑफ, हमने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा है कि Fji वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Fij वेक्टर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि Fji जो है, जो फोर्स लगा रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है किसके, Fij, यानी कि ith पार्टिकल jth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है। तो कह लें इसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ एक पार्टिकल की हमें बात नहीं कर रहे हैं कि ith पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रही है, हमें तो पूरे सिस्टम, हमने जो पूरे सिस्टम का मोशन को हमें स्टडी करना है। तो जब पूरे सिस्टम के मोशन को स्टडी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे मोशन का सम अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर मुझे डिस्क्राइब करना है, टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करना है, द मोशन ऑफ होल सिस्टम। मुझे अगर पूरा सिस्टम जितना भी है हमारा सिस्टम है उस पूरे सिस्टम का मोशन को अगर मुझे स्टडी करना है, तो जो हमारी इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 निकल के आई है, इसको सभी पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर जो आपकी 1 है उसको हमें सम करना पड़ेगा ओवर ऑल द पार्टिकल्स, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को हमें सम करना पड़ेगा। तो सम हमने कर दिया, यानी कि ith से लेके, यानी कि जो हमारा ith पार्टिकल से लेके जितने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन सब के अगर मैं सम कर दूं, सभी को सम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरे सिस्टम का मुझे मोशन पता लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, j इज इक्वल्स टू 1 to n एंड i इज़ नॉट इक्वल्स टू j। ये मैंने आपको बता दिया, इसका रीज़न क्या है। उसके बाद क्या आएगा, Fji वेक्टर प्लस समीशन i Fi एक्सटर्नल समीशन i dpi बाय में dt। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ तक हमने क्या किया है कि ये जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस, ये तो हमने सिर्फ ith पार्टिकल के ऊपर देखा, ith पार्टिकल के ऊपर मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। लेकिन अब ith पार्टिकल के अलावा अगर जितने सारे पार्टिकल्स हैं, अब उन सभी के पार्टिकल्स के मोशन को अगर मैं क्या कर दूं, सम कर दूं, तो मुझे टोटल होल सिस्टम का मोशन का पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, सिर्फ ith पार्टिकल के मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने सिर्फ ith पार्टिकल लिखा कि ith पार्टिकल का मोशन मुझे पता चल गया इस इक्वेशन से। बट अगर मैं क्या कर दूं, सभी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के को सम कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल इस पूरे सिस्टम का मुझे मोशन का पता लग जाएगा। तो कितनी अच्छी चीज़ हमने यहाँ पे सीखी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि समीशन i Fji, समीशन i j1 to लेके n एंड i इज़ नॉट इक्वल टू j, समीशन i प्लस समीशन i Fi एक्सटर्नल समीशन i dpi बाय में dt। तो इस इक्वेशन नंबर आपने क्या लेना, 3। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे समीशन i dpi बाय में dt है, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, समीशन i d बाय में dt ऑफ mvi, m कौन सा ith पार्टिकल का जो मास है इंटू vi जो ith पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। समीशन i क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पार्टिकल अगर ले लिया तो आगे n पार्टिकल्स तक अगर हम सम कर दें तो टोटल जो है हमें मोमेंटम पता लग जाएगा सिस्टम का, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन i d बाय में dt ऑफ, क्या मैं mi बाहर ले लूँ, mi बाहर ले सकते हैं, समीशन से बाहर नहीं, सॉरी समीशन से बाहर नहीं, बट अभी रुको, ये वाली टर्म यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि समीशन i d बाय में dt ऑफ, यहाँ पे हमें mi लिखना है, mi मैंने बाहर ले लिया d बाय में dt से, एंड vi वेक्टर, राइट। तो यहाँ तक हम ये कर सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, समीशन i mi d बाय में dt ऑफ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेलोसिटी इज़ नथिंग बट d बाय में dt ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि ri की पोजीशन, और ये क्या हो जाएगा इंटू d बाय में dt ऑफ ri करेंगे तो d बाय में dt बाहर भी है, तो क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ d बाय में dt इंटू ri, ठीक है, राइट। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया इसको, समीशन i d टू
बाय में डी टी स्क्वायर एम आई आर आई वेक्टर, राइट, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया इस तरह से। तो एम आई को हम अंदर ले गए, तो हमारे पास क्या आ गया, मैं ये जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन से हम बाहर लेके जा सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, समीशन एम आई आर आई। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने सिंपल क्या किया है कि वेलोसिटी एम आई को बाहर ले लिया डेरिवेटिव से, तो डी वी बाय में डी टी दैट इज़ नथिंग बट डी बाय में डी टी ऑफ आर आई। सो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाय में, क्योंकि एक डी बाय में डी टी बाहर भी था, तो डी बाय में डी टी ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव आर आई। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया इक्वेशन। तो हमने एम आई को अंदर ले गए, समीशन आई बाहर रख लिया। तो हमने यहाँ पे मान के चला है ये जो एम आई हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये इसे कह लो आप इक्वेशन नंबर 4। तो आपको पता है इक्वेशन नंबर 2 हमने जो अभी करी है इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें डी पी आई बाय में डी टी समीशन आई वो किसके इक्वल था, एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स का सम था। तो समीशन डी पी आई बाय में डी टी की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये इक्वेशन मैं पुट कर दूंगी, तो इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टी स्क्वायर समीशन आई एम आई आर आई वैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये क्या था, समीशन आई एफ आई ई एक्सटर्नल, तो एफ आई ई एक्सटर्नल प्लस समीशन आई एस जे और आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ जे आई। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, समीशन आई था और समीशन हमारे पास जे था, तो समीशन आई जे लिखा जाएगा यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी अगर मैंने इस तरह से शो किया है, तो ये इसको अगर मैं इक्वल कर दूँ ना, एक समीशन बनाना है, तो मैंने क्या लिख दिया, समीशन आई जे एंड आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, वो तो कंडीशन रहनी ही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से हमारे पास आ गई। यहाँ पे आई जे का क्या मतलब है कि आई और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक वैल्यू लाई करेगी, राइट। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया। तो समीशन आई जे अगर इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर दूँ कि समीशन आई जे बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन आई और समीशन जे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे समीशन आई जे, राइट। तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर आप 5 कह लो इसे। अब देखो यहाँ पे ith पार्टिकल के ऊपर बाकी सभी पार्टिकल्स की जो भी यहाँ पे समीशन आई एफ आई एक्सटर्नल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस, जो टोटल सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल सिस्टम की बात करूँ, टोटल सिस्टम के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समीशन आई एफ आई ई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया कि ये जो समीशन आई है एफ आई ई एक्सटर्नल इज़ नथिंग बट एफ एक्सटर्नल। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया इसे। तो इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने ये क्या बोल दिया कि एफ ई एक्सटर्नल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, एक्टिंग ऑन सिस्टम, सिस्टम के ऊपर टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है ना। तो एफ ई एक्सटर्नल, ये समीशन आई एफ आई क्या था कि इस सिस्टम के ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस जो लग रही हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं, तो उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास क्या है कि जो सेकंड टर्म है हमारे पास, यानी कि ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म को तो मैंने क्या लिख दिया, एफ ई एक्सटर्नल लिख दिया, ठीक है। अब जो यहाँ पे हमारी जो सेकंड टर्म है इसको मैं इस तरह से लिख रही हूँ, देखो। तो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास एक चीज़ तो आपको पता है, समीशन आई जे एफ आई जे एफ जे आई इज़ नथिंग बट समीशन आई जे जे आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे। ये कंडीशन हमेशा लगानी ही है कि ith पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, एफ आई जे, ठीक है। तो यानी कि ith पार्टिकल jth पार्टिकल जो के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और jth पार्टिकल ith पार्टिकल के ऊपर जो सम, अगर हम सम करेंगे दैट इज़ इक्वल्स, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2 समीशन आई जे और आई इज़ नॉट इक्वल्स टू जे, एफ आई जे प्लस में एफ जे आई दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें पता है कि एफ आई जे प्लस में एफ, अब हम जो सम कर रहे हैं, ठीक है ना, जितनी भी इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी इंटरनल फोर्सेस लग रही हैं सिस्टम के ऊपर, उन सब का सम। अब ऐसा भी तो होगा बच्चे कि आपके पास क्या होगा कि F12, यानी कि मान लो एक इस पूरे सिस्टम के अंदर मैंने 2 पार्टिकल कंसीडर करे 1 और 2, ठीक है। तो सम कर रहे हैं सारी इंटरनल फोर्सेस का, तो ऐसा भी होगा ना कि F12 एक बार फोर्स आएगी लिखेंगे हम सम में, इस तरह से भी तो हो सकता है कि समीशन कर रहे हैं ना सभी फोर्सेस का, तो इस तरह से भी तो हो सकता है F12 लिखा जाए प्लस F21 लिखा जाए। ऐसी ही
F31 थर्ड पार्टिकल फर्स्ट पे लगा रहे हैं, फर्स्ट पार्टिकल थर्ड पे जो फोर्स लगा रहा है, इन सब का भी सम होगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग कि F12 21 जब हम सम कर रहे हैं तो सारी फोर्सेज लिखी जाएंगी, इंटरनल फोर्सेज जितनी भी इंटरनल फोर्सेज हैं कि 1 के ऊपर 2 पे लग रही हैं, 2 की 1 के ऊपर लग रही है, जितनी भी सारी का सम हम कर रहे हैं, सभी फोर्सेज का सम हम लिख रहे हैं बार बार। तो सभी फोर्सेज का जब हम सम लिखते हैं ना, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट समीशन कि ऐसा भी होगा कि F12 प्लस F21 आएगा, तो इस तरह के जो सम आएगा हमारे पास, इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल काउंटिंग, इसको हम कहते हैं डबल काउंटिंग। यानी कि F12 21 में जो फोर्स लग रही है आपने 2 बार लिख दिया। बात तो यही है ना कि 1 और फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही है, इस फोर्सेस को आप 2 बार लिख रहे हो सबमिशन में। तो इस करके इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डबल काउंटिंग हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हमने इंटरनल फोर्सेस कैसी एज्यूम की है यहाँ पे कि F12 के ऊपर जो फोर्स लगेगी, यानी कि ith और jth पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी, Fji के ऊपर जो फोर्स लगेगी, दैट इज़ नथिंग बट Fij, राइट। मैंने ये आपको बताया था, हमने यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेज हमने जो कंसीडर करी हैं वो किस तरह की कंसीडर करी हैं कि Fji के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ये अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, Fij की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ -Fji, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो इससे हमने इस करके इस सम को हमने क्या लिख दिया, 0 के इक्वल रख दिया। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि जो इंटरनल फोर्सेस थी उसके अंदर जो समीशन है उसमें सारी फोर्सेस हम लिखेंगे, F12 F21 इन सब का सम लिखेंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इस सम को, ये जो इस तरह की फोर्सेज आएंगी। और हमें पता है हमने इंटरनल फोर्सेज कैसी एज्यूम की हैं कि इन दोनों के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगी वो उनकी डायरेक्शन क्या होंगी, अपोजिट होंगी, तो माइनस का साइन आएगा। तो ये सारी फोर्सेस क्या होंगी आपके पास, 0 के इक्वल होंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 6, तो इससे पहले इसे इक्वेशन नंबर 6 कह लो, इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 7। सो अगर हम इक्वेशन नंबर 5 का यूज़ करें, 6 का यूज़ करें और 7 का यूज़ करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, ये वाली टर्म क्या लिखा जाएगा, Fe एक्सटर्नल लिखा जाएगा, और ये जो समीशन वाली टर्म है आपकी वो किसके इक्वल आ जाएगी, आपके 0 के इक्वल। यानी कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो है, जो अगर हम बात करें इंटरनल फोर्सेस जो होती है वो सिस्टम के ऊपर, अगर हम टोटल इंटरनल फोर्सेस कंसीडर करते हैं होल सिस्टम के ऊपर, तो वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 5, 6 एंड 7 हम किस तरह से लिख सकते हैं ऐसे कि हमारे पास 5, 6 और 7 का यूज़ करके, यहाँ पे देखो 5, 6 और 7 का यूज़ करके हम किस तरह से लिख सकते हैं इसी चीज़ को कि तो यहाँ पे अगर हम लिखें dt² समीशन i MIRI वेक्टर इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा हो जाएगा Fe एक्सटर्नल, और वो जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो टोटल फोर्स सिस्टम पे लग रही है, इंटरनल फोर्सेस जो टोटल सिस्टम के ऊपर लग रही हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो इस करके हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ मोशन रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, वो इस तरह से आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होल सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो वो रिड्यूस होके हमारे पास क्या आ जाएगी, dt² बाय समीशन MIRI वेक्टर इज इक्वल्स टू Fe एक्सटर्नल, राइट। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑफ होल सिस्टम, या फिर आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके लिए हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिख दी। अब हम एक न्यू टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेंटर ऑफ मास की टर्म्स में हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम एक न्यू टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास रिजल्ट आया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने जो लिखा है, इसको इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो इसको थोड़ा और अच्छे वे में मैं रिड्यूस करूँ सिंपल फॉर्म में, तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंसीडर करके चला कि जो n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे आपके पास, कि हमारे पास n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स थे, है ना। तो उसके अंदर मैंने क्या कंसीडर करा, मैंने कंसीडर करके चला कि मान लो ये m1 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये mn पार्टिकल है, यानी कि nth पार्टिकल की अगर मैं बात करूँ, n नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, तो m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1, nth पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, rn। ऐसे ही
हमने जो है एक मैंने सी कंसीडर करके चला है, सी इज़ नथिंग बट योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है सी पॉइंट से, एंड उसका पोजीशन वेक्टर मैंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल आर से। ऐसे ही अगर कोई M2 पार्टिकल है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा आपका R2 वेक्टर, राइट। तो मैंने क्या कंसीडर करा, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास हैं। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर जो है मैंने क्या किया, m1 पार्टिकल की पोजीशन कौन देगा R1 वेक्टर, m2 पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर कौन देगा R2 वेक्टर, m3 m4 इन सब की पोजीशन वेक्टर क्या होंगे R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, R4 वेक्टर। ऐसे ही मैंने एक सेंटर ऑफ मास मैंने कंसीडर करके चला, जिसमें मैंने बोला कि जितना इसका टोटल मास है सिस्टम का, टोटल मास जो सिस्टम का वो इस पॉइंट पे ही लोकेटेड है, ठीक है ना, जिसको मैंने क्या नाम दिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसके लिए जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास आर वेक्टर, कैपिटल आर वेक्टर। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास का अगर मैं पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करूँ तो किस तरह से लिखा जाएगा, ये जो आर वेक्टर है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू सो ऑन m1 rn वेक्टर तक का सम डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। और इसको मैं इस तरह से भी लिख दूँ कि समीशन mi ri और i क्या होगा आपके पास 1 से लेके n तक, और इसको मैंने लिख दिया समीशन mi क्या होगा i 1 से लेके n तक। यानी कि जब आप i की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा m1 r1 वेक्टर आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो m2 r2 वेक्टर आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा m3 r3 वेक्टर। तो ये जो r जो वेक्टर हम कंसीडर करके चल रहे हैं यहाँ पे, ये जो r वेक्टर है दैट इज़ नथिंग बट द सम ऑफ mi ri वेक्टर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ mi वेक्टर। और ये जो आर वेक्टर की मतलब हमने ये पोजीशन वेक्टर लिखा आर वेक्टर, वो इस तरह से डिफाइन करके हमने चला, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी पॉइंट से, और उसका पोजीशन वेक्टर किस तरह से दिया जाता है कि m1 इन समीशन mi ri वेक्टर इन सब का सम डिवाइडेड बाय समीशन mi, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान के चला है कि ये जो समीशन mi है i1 से लेकिन यानी कि सभी पार्टिकल्स का जो सम है ना वो नथिंग बट कैपिटल M के इक्वल है। तो कैपिटल M मतलब यहाँ पे जो सभी पार्टिकल्स का अगर मैं सम कर दूँ ना तो ये जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि इस पार्टिकल का जो मास है ना उसके इक्वल आएगा। तो यानी कि इन सभी पार्टिकल के मास को अगर मैं सम कर दूँ तो उसका जो सम है वो नथिंग बट किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल है आपके M के इक्वल है, और M इज़ नथिंग बट योर सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है सेंटर ऑफ मास। तो ये जो हमारे पास आर वेक्टर क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का जो मास है वो किसके ऊपर लोकेटेड है, एक सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी की बुक को उठाना है तो कई बार लोग क्या करते हैं एक पॉइंट पे ही टच करते हैं और वो बुक जो है वो उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि उस सभी बुक का जो भार है वो एक पॉइंट पे ही है, अगर हम उस पॉइंट से उठा दें तो वो चीज़ जो है वो उठ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यही है कि सभी सिस्टम जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या है एक सेंटर ऑफ मास है और उसकी पोजीशन है दैट इज़ गिवन बाय आर वेक्टर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि अगर मैं समीशन mi ri में अगर डिफाइन करूँ यहाँ पे i1 से लेके n तक, तो वो किस तरह से लिखा जाएगा mr, यानी कि जो हमारे पास जो है यहाँ पे समीशन mi ri है, सभी पार्टिकल्स का सम अगर मैं करूँ तो वो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ समीशन mi इज़ नथिंग बट m, और सभी पार्टिकल्स की पोजीशन वेक्टर हमें क्या दे देगा कैपिटल R। तो इस इक्वेशन को मैंने इस तरह से लिख दिया। तो यहाँ पे ये जो है ये जो आर वेक्टर इसको मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन को कि समीशन mi ri इधर रख लिया, आर ये आर वेक्टर के इक्वल था आर वेक्टर इंटू m, ठीक है ना। तो इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो ये 9 है, ये दिस इज़ इक्वेशन नंबर 10। इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। और अब 8th इक्वेशन जो हमारे पास है इसमें हमने इस तरह से मैं इसको लिख लूँ, देखो ये जो 8th इक्वेशन है समीशन mi ri वाली, ठीक है ना, ये समीशन mi ri वेक्टर वाली, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया कि समीशन mi ri यहाँ से हमने क्या निकाला है कैपिटल M इंटू कैपिटल R, तो यानी कि dt स्क्वायर बाय में क्या आ जाएगा कैपिटल MR। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको R, और इसको आप लिख लो इस तरह से, राइट। हम ये लिख सकते हैं दिस इज़ नथिंग बट m इज़ टोटल मास ऑफ सिस्टम इज़ कांस्टेंट, दैट वो बाहर आ गया तो d2r बाय में dt स्क्वायर, इसी कह लो इक्वेशन नंबर 11, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 8th इक्वेशन है उसमें जो है हमारे पास ये किसके इक्वल था, एफ ई एक्सटर्नल के इक्वल था, और यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू किसके इक्वल निकल के आई है m डॉट d2r बाय में dt स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 11। 8 और 11 को अगर आप कंपेयर करो
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि हमारे पास आ जाएगा कि एफ ई एक्सटर्नल इज़ नथिंग बट किसके इक्वल है, एम इंटू डी टू आर वैक्टर, यहाँ पे वेक्टर जरूर लगाना है, ठीक है। तो डी टू आर वैक्टर बाय में क्या हो जाएगा आपके पास, डी टी स्क्वायर। सो ये हमारे पास निकल के आ गई। तो ये जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके इक्वल है कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड डी टू आर बाय में डी टी स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमने क्या दिया, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लिखा वो किसके टर्म्स में लिख दिया हमने, इक्वेशन ऑफ मोशन पार्टिकल की इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमने जो न्यू टर्म डिफाइन करी जिसको हमने नाम दिया सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारे पास पहले जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए वो कहाँ क्या रिड्यूस होके आ गई कि इक्वेशन ऑफ मोशन सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स में वो रिड्यूस हो गई। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लिख दी, सेंटर ऑफ मास की, एन पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ गई। यानी कि जो सिस्टम ऑफ, अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की स्टडी करनी है मोशन के, अगर आप सिंपल सेंटर ऑफ मास की स्टडी कर लो, कितना अच्छा रिजल्ट है कि अगर मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनकी स्टडी ना करके, उन सभी की मोशन की स्टडी ना करके अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लिख दूँ, सिर्फ और सिर्फ जो है सेंटर ऑफ मास का अगर मुझे जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूँ तो मुझे होल सिस्टम का इक्वेशन ऑफ मोशन पता लग जाएगा। होल सिस्टम का मोशन मैं बता सकती हूँ किसकी मदद से, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल्स की मदद से। यानी कि सेंटर ऑफ मास से आप पूरे सिस्टम के